अब जो यूनिट हम रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस यूनिट में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो फैक्ट्री है, कंपनी है, घर है, हर जगह पर पैसे की नीड होती ही है। इसी पैसे को, इसी वित्त को इन्होंने इंग्लिश में क्या बोल दिया? फाइनेंस। कहता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या? एक ऐसा पैसा जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को हम चलाने वाले हैं। डेली रूटीन में जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को भी हम पूरा करने वाले हैं। जैसे मान लो आपने किसी को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, ऑफिस का रेंट देना है, फैक्ट्री की लाइट का खर्चा देना है, तो ये सारे काम आप जो डेली रूटीन के हैं आप काम कर पाओगे। रॉ मटेरियल परचेज कर पाओगे, है ना, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कर पाओगे। तो ये बिजनेस फाइनेंस कहता है कि हर प्रकार के बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की नीड तो होती ही है। फिर बात करता है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम बहुत सारी बातें लेके चलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि पैसा हमारा आएगा कहाँ से, पैसे को हम लगाएंगे कहाँ पर, फिर जब हमारा बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट में से हम कितना खुद के पास रखने वाले हैं और उस प्रॉफिट में से हम कितना लोगों को बांट देंगे, शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड देंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पैसे को लेकर प्लानिंग, पैसे को लेकर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारी बातें आएंगी। पैसा हमारा कहां से आने वाला है, पैसे को हम कहां पे यूटिलाइज करने वाले हैं, पैसे को लेकर ही हमको डिसीजन लेने हैं। बोले तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, फाइनेंस का डिसीजन लेना है, डिविडेंड का डिसीजन लेना है। बोले तो कितना पैसा हमने खुद के पास, कितना प्रॉफिट हमको खुद के पास रखना है और कितना हमने बांट देना है। तो जब हम ये डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा? हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रख रहे हैं, हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को ध्यान में रख रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी बातें आ गई। पैसे आएगा कहां से, पैसा हम लगाएंगे कहां पर, उस पैसे को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, उस पैसे से हम जब हम कमाई करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो उस प्रॉफिट में से कितना रखने वाले हैं, कितना हम बांटने वाले हैं। ये सारी बातें आ गई हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब बात आती है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये देख पाएंगे कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाएं। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा लगाएंगे तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी, हमारे बिजनेस के अंदर हमारे जो भी प्रोडक्शन के काम हैं वो हो पाएंगे, हम बिल्डिंग परचेज कर पाएंगे, हम मशीनरी परचेज कर पाएंगे। ये सारी बातें आ जाती हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो फिक्स्ड एसेट्स का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर हमको जैसे कैश की बात है, स्टॉक की बात है, रॉ मटेरियल परचेज करने की बात है, लोगों को उधार देने की बात है। तो ये सारी बातों को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। इन सारी बातों को हम ध्यान कैसे रखेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के डिसीजन भी ले पाते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर आप ये देख पाते हो कि भाई हम इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लें, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा लें, डिबेंचर होल्डर के थ्रू पैसा लें या बैंक से लोन ले लें, ये सारी बातें भी हमको ध्यान रखनी होती हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, भाई इक्विटी कैपिटल कितनी लगी होगी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी लगी होगी, डिबेंचर्स का पैसा कितना आएगा, तो ये स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। तो ये सारी बातें हम देखेंगे कहां से? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करने का ये इंपॉर्टेंस, इसकी नीड इसलिए भी है क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी इंपैक्ट करना होता है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब आप डिसीजन लेते हो तो बहुत सारी आइटम्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आती हैं, आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट इंपैक्ट करता है। उसी प्रॉफिट में से हमको कुछ प्रॉफिट खुद के पास रखना होता है, कुछ प्रॉफिट हमको डिवाइड भी करना होता है डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये सारी बातें भी आपको देखनी होती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करना इसलिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम पहले पुराने टाइम की बात करें, पुराने टाइम में हमारा जो स्टडी करने का जो टारगेट होता था, भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम पुराने टाइम में क्यों स्टडी करते थे? क्योंकि हमारा टारगेट होता था प्रॉफिट ज्यादा कमाना, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। पहले वाले टाइम में हम प्रॉफिट की बात ज्यादा करते थे। तो लिखा हुआ है द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव, जो पुराने वाला हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारा क्या था? प्रॉफिट ज्यादा कमाना। कंपनीज अपनी अर्निंग को ज्यादा करनी चाहती थी। बोले तो अर्निंग पर शेयर, भाई हर शेयर होल्डर को प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो हम ये चाहते थे पहले वाले टाइम में, पर आज वाले टाइम में हम क्या चाहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो मॉडर्न जो अप्रोच है किस पर जोर देती है?
शेयर होल्डर की वेल्थ पर भी मैक्सिमाइज करने की जोर देती है, और कंपनीज ये भी ध्यान रखती हैं कि कंपनी के जो शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है उनकी भी ज्यादा वैल्यू हो जाए। तो हम सारी बातों को ध्यान रखते हैं, पर आजकल हम इसके साथ साथ कुछ अदर ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। तो पुराना ऑब्जेक्टिव, कंपनी खुद का प्रॉफिट ज्यादा करना चाहती थी, आज के टाइम में हम शेयर होल्डर का हिस्सा ज्यादा करना चाहते हैं। कंपनीज ये भी चाहती हैं कि हमारा मार्केट के अंदर शेयर ज्यादा हो, हमारा मार्केट के अंदर हमारी शेयर्स की वैल्यू ज्यादा अच्छी हो। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे फंड्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, हमको पैसा इजीली अवेलेबल हो जाए, हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो, हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है हम उसको मेंटेन कर पाएं, हमको फाइनेंस के रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाएं, लोग हमको कम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर पैसा अवेलेबल करा दे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है। अब बात करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस कौन से होते हैं। ये हमारे चैप्टर की एक अगली मेन थीम है। फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर हमको 3 डिसीजन लेने होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब पैसा हमको कहां कहां इन्वेस्ट करना है। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, हमारा पैसा कहां कहां से आने वाला है। फिर तीसरा डिविडेंड डिसीजन, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हम रखने वाले हैं और कितना प्रॉफिट हम डिवाइड करने वाले हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। तो ये डिविडेंड डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमको 2 टाइप से लेने होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म, फिर है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या, लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर हम उन प्रोजेक्ट्स को लेकर चलते हैं, उन टारगेट्स को लेकर चलते हैं जो हमारे लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम अपना पैसा कहां पे लगाते हैं, अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, बोले तो फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं, जो एसेट्स हमारी 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए काम आने वाली हैं, जिनको हम अभी बेचने नहीं वाले, जिनको बेचकर हमको भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोले तो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाने को लेकर डिसीजन। अब इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोले तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हमको छोटे वक्त का डिसीजन क्यों लेना होता है, क्योंकि हमको बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर टाइम के लिए पैसा चाहिए, हमको रेगुलर लोगों को वेजेस देनी पड़ती है, सैलरीज देनी पड़ती है, बिजली का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ता है। तो डेली रूटीन के अंदर हमारे खर्चे हम पूरे करते रहें, हम जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं उनको पेमेंट करते रहें, करंट एसेट्स के लिए हमारे पास पैसा पड़ा रहे। तो मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेकर जो हम डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन, या जिसको कह लीजिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब बात करते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं। भाई बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू आएगा, डिबेंचर्स के थ्रू आएगा, बैंक से लोन ले, पब्लिक डिपॉजिट कराएं, क्या करें, पैसा हमारा कहां से आने वाला है, पैसे का सोर्स क्या होगा। तो जब हम इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो हमको कॉस्ट और रिस्क ये बातें भी ध्यान रखनी होती हैं। अब जब हम फाइनेंस के डिसीजन लेते हैं तो उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये टॉपिक भी आपकी बुक में दिया हुआ है। हम जब भी फाइनेंस के डिसीजन लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो फंड है उनकी कॉस्ट क्या है, उनके ऊपर रिस्क कितना है, हम कंट्रोल ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं या कंट्रोल कम करना चाहते हैं, हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, फाइनेंस के डिसीजंस लेते हैं। इसी तरह से हमारे डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं ये बात मैं आपको अभी बता देता हूं। बिजनेस में जब प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट में से हम कितना प्रॉफिट हम खुद बचा के रखेंगे और कितना हम लोगों में बांट देंगे। तो जब हम डिविडेंड को डिवाइड करने को लेकर, प्रॉफिट को डिवाइड करने को लेकर जब हम डिसीजंस ले रहे होते हैं तो उन डिसीजंस को हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस। तो जब भी आप डिविडेंड डिसीजंस लोगे तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कितनी है, हमारी स्टेबिलिटी कितनी है, हमारी बिजनेस में ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज कितनी है, शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस क्या हैं और लीगल हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो इन बातों को भी आपने ध्यान में रखना है और तब आपको डिविडेंड का डिसीजन लेना है। तो ये हमारे तीनों डिसीजंस किसके अंडर में आए, ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में आए।
तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमने दो डिसीजंस पढ़े, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को इन्होंने क्या बोला, कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म को इन्होंने क्या बोला, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजंस, बोले तो फाइनेंस, बोले तो पैसा कहां से आएगा, बोले तो पैसा शेयर, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, पब्लिक डिपॉजिट से, फिक्स्ड डिपॉजिट से, ये सारे फाइनेंस के डिसीजंस। फिर डिविडेंड डिसीजंस, बोले तो प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हम खुद रख लें और कितना हिस्सा हम लोगों को बांट दें, और हमने इससे रिलेटेड इनके फैक्टर्स भी डिस्कस किए। अब बात आती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग वर्ड को समझ लो, प्लानिंग क्या, फ्यूचर के लिए सोचना, कब, कैसे, कहां से, कौन, ये सारी बातें प्लानिंग। प्लानिंग के चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी बातें स्टडी कर ली। अब उसी प्लानिंग को आप फाइनेंस को लेकर कनेक्ट कर दो, फाइनेंस के साथ प्लानिंग को जोड़ दो, बोले तो पैसे की प्लानिंग। तो पैसे की प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, हमको फ्यूचर के लिए थोड़ा सिक्योर होना है, हम फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सामने पैसे को लेकर प्रॉब्लम आए और पैसे की जब को जरूरत है, पैसे की हमें शॉर्टेज हो जाए या पैसा हमारे पास ज्यादा हो जाए। तो पैसे को लेकर जब हम अपनी पूरी की तरह से प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए कि भाई पैसा ना तो ज्यादा हो जाए ना पैसा हमारे पास कम हो जाए, सारी बातें हम सोच समझ के चल रहे हैं एडवांस में फ्यूचर के लिए पैसे को लेकर, तो हम उसको बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा टारगेट क्या है, ताकि हमको टाइम पर पैसा अवेलेबल होता रहे और हमको जब भी अवॉइड करना है अननेसेसरी रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमको जहां से भी फालतू पैसा है, फालतू पैसा हमको कहीं से अवॉइड करना है, अननेसेसरी रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फिर ये फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के अंदर हम बात करें तो इससे हमें फ्यूचर की हमारी नीड्स के बारे में पता चल जाता है और हम प्रिपेयरिंग फॉर द अनसर्टेनिटीज, अगर भविष्य के अंदर हमारे सामने कोई समस्या खड़ी हो गई उस समस्या को भी हम निपट लेंगे टाइम से, अनिश्चितताओं से सामना करना, इसलिए भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से बिजनेस के अंदर जितने भी हमारे काम होते हैं उन सब के बीच में हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हम प्रेजेंट के जो भी ऑपरेशंस हैं, प्रेजेंट के अंदर जो भी हमारे काम हो रहे हैं उसको हम फ्यूचर के गोल्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उस पैसे की नीड को हम पूरा कर पाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम ये भी देखते हैं कहीं पर पैसा फालतू ना पड़ा है या कहीं पर पैसे की कमी ना हो जाए। तो यहां पर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस भी स्टडी कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर हम छोटा सा एग्जांपल देखें तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डेट और इक्विटी। डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से हम क्या परचेज करते हैं, वो पैसा हमारा कहां पे लगा रहता है, एसेट्स में। तो एसेट्स रियलिटी में या तो डेट से आती हैं या इक्विटी या दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इन्होंने यहां पर क्या बोल दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक ऐसा रेशो जो रेशो डेट और इक्विटी के बीच का है। इक्विटी का वाला पैसा किसका होता है, इक्विटी मतलब ओनर का, ओनर्स फंड, और यह डेट मतलब ऐसा समझ लो कि हमने बाहर से पैसा उठाया है, बाहर से पैसा हमने उधार लिया है। तो डेट और इक्विटी का जो रेशो है उस रेशो को इन्होंने क्या बोल दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ले दिया। तो इसके अंदर क्या कहता है कि बिजनेस को जब भी अपने ऑपरेशंस करने होते हैं, बिजनेस को अपने जो भी काम करने होते हैं उस काम के लिए पैसा आएगा कहां से, और उस पैसे का जो कॉम्बिनेशन है, उस पैसे का जो रेशो है, उन्होंने इसको क्या बोल दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बातें ध्यान दी, डेट और इक्विटी। तो इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं तो वो क्या बन गया, कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर पूरी की पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल है, कोई कंपनी ऐसी है जिसमें पूरी की पूरी डेट कैपिटल है, कोई कंपनी ऐसी है जिसमें डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर ही तो हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने अभी यहां पर आपको डेट इक्विटी का रेशो भी बोला हुआ है कि डेट इक्विटी रेशो, और डेट इक्विटी रेशो आपने अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशोज के चैप्टर में भी स्टडी किया होगा। तो कोई भी कंपनी जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है तो वो ये देखती है उसके अंदर
मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ हो, ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, और हम बाहर से कितना पैसा उधार ले सकते हैं। लगा लीजिए कि इक्विटी शेयर से लगा हुआ है 1 लाख रुपए, डिबेंचर से हमने ले लिया 50,000। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स आपस में जो इनका रेशो है या दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको इन्होंने क्या बोल दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहली बात, कैश फ्लो पोजीशन। हमको इस बात का ध्यान रखना है कैश फ्लो पोजीशन कितनी है और कंपनी की इसके साथ कनेक्टेड कौन कौन सी ऑब्लिगेशन है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर बिजनेस का साइज, अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ा है, लार्जर बिजनेस है, तो वो बिजनेस डेट कैपिटल को ज्यादा प्रेफर करेगी क्योंकि उसके ऊपर उसकी कॉस्ट कम होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को भी हमको ध्यान रखना होता है, इसी तरह से हमको टैक्स रेट का भी ध्यान रखना होता है। अगर हमारी टैक्स रेट ज्यादा है तो हम डेट को ज्यादा प्रेफर करने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हुए हमें ये सारे फैक्टर देखने होते हैं। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फिक्स्ड कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बता दी थी कि बिजनेस को पैसे की नीड बहुत लंबे टाइम के लिए भी होती है, छोटे टाइम के लिए भी होती है। लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, छोटे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म को हम क्या बोल रहे थे, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। शॉर्ट टर्म को हम क्या बोल रहे थे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब जब किसी कंपनी को लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए तो लंबे टाइम के लिए हम पैसा कहां लगाने वाले हैं, प्रॉपर्टीज में। जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली, मशीनरी परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, या मैंने प्लांट लगा दिया, बहुत बड़ी मशीनरी लगा दी, तो वो फिक्स्ड एसेट्स में मैंने पैसा लगाया। तो जो पैसा मेरे को लंबे टाइम के लिए चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल। जो पैसा मेरे को छोटे टाइम के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज करना है, या आपको तेल परचेज करना है, वेजेस पे करनी है, सैलरी पे करनी है, या आपने फैक्ट्री का रेंट पे करना है, बिजली के किराए पे करने हैं, या आपको पता है कि कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या 3 महीने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो जब आपको 1 साल से कम टाइम के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल। 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए पैसा चाहिए तो फिक्स्ड कैपिटल। अब ये दोनों टॉपिक आप इस डिफरेंस के थ्रू समझ सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, वो फंड्स जो आपके कहां पर लगने वाले हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगने वाले हैं। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल की हेल्प से आप फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इनके अंदर लिक्विडिटी कम होती है, बोले तो आप इनको सेल थोड़ी ना कर देते हो। आपने कोई मशीनरी लगाई, मशीनरी आपकी 5-7 साल तो काम आने वाली है। इसी तरह से इसको हम कैश में तुरंत जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और इसमें जो हमें फायदा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए फायदा होता है। इसके लिए ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इनके लिए पैसा आता कहां से है, शेयर्स, डिबेंचर्स के थ्रू, या कोई और सोर्स है फिक्स्ड कैपिटल का, वहां से हमारा पैसा आ सकता है। अगर हम इसके कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल की बात करूं, वर्किंग कैपिटल की आपको नीड क्यों है, क्योंकि आपको बिजनेस के डेली रूटीन के काम करने हैं। लोगों को वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, किराए पे करने हैं, लोगों को लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे पे करने हैं, कैरिज पे करना है, फैक्ट्री का रेंट देना है, ऑफिस का रेंट देना है, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे पूरे करने हैं। तो वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट है। आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है ना, लोगों को वेजेस देनी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि आपको डेली रूटीन के काम रोकने नहीं है, डेली रूटीन का काम आपका सही तरीके से चलता रहे। फिर इसमें हाईली लिक्विडिटी होती है। ये वर्किंग कैपिटल वाली जो रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आपने पैसा कहां लगाया, स्टॉक में, तो स्टॉक आप सेल कर दो, पैसा आ जाएगा। डेटर्स, आपका जल्दी पैसा निकलवा लो, तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये इनकी जो जरूरत होती है वर्किंग कैपिटल की, इनकी जरूरत रेगुलर नेचर में होती है। फिर ये वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो डे टू डे नेचर के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, और ये इसकी रिक्वायरमेंट आपको रियलिटी में कम होती है। वर्किंग कैपिटल का पैसा कहां से आ सकता है,
प्रॉफिट में से निकाल सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, या कोई और सोर्स है अगर वर्किंग कैपिटल का, तो वहां से भी आप जरूरत को पूरा कर सकते हो। तो यहां पर मैंने आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी, फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करना है तो फिक्स्ड कैपिटल की नीड है। डेली रूटीन के अगर आपको खर्चे पूरे करने हैं, अगर आप चाहते हो कि डेली रूटीन में आपका काम चलता रहे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड है। यही टॉपिक अब आपको यहां पर इन्होंने समझाया है, फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल। यहां पर देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, मतलब वो एसेट्स जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, मतलब जो भी एसेट्स हमको प्रोडक्शन में बहुत लंबे टाइम तक यूज में आने वाली हैं, और इन एसेट्स को हम दोबारा सेल करने के पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे कि भाई अब परचेज की है तो अभी हमको सेल कर देंगे, प्रोडक्शन में बहुत लंबे टाइम तक काम आती हैं। अब इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहली बात है नेचर ऑफ बिजनेस। भाई अगर मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मान लीजिए आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, तो आपको बिल्डिंग भी चाहिए, बहुत बड़ी फैक्ट्री की लोकेशन भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए, प्लांट भी चाहिए। तो इस टाइप के बिजनेस को चलाने के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा नीड होने वाली है। अब मान लीजिए आपका होलसेलर का काम है, अब आप ऐसा बिजनेस चला रहे हो जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है, भाई गुड्स परचेज की और सेल कर दी। अब इस प्रकार के बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो यहां पर आपको देखना है बिजनेस का नेचर कैसा है। बिजनेस का नेचर जैसा होता है वैसे ही कैपिटल की नीड होती है। ऑपरेशंस का स्केल, अगर बिजनेस में ऑपरेशंस लार्ज स्केल पे चल रहा है तो पैसे की नीड, फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज्यादा होने वाली है। टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन, अगर आपको रेगुलर टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। इसी तरह से ग्रोथ, और या आपको रेगुलर नई नई एक्सपेंशन करनी होती है, बिजनेस को रेगुलर ग्रोथ कराना है, तो अल्टीमेटली आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि अगर आपको डेली रूटीन के काम करने हैं, वेजेस पे करनी है, सैलरी पे करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपका गोडाउन में भी पैसा फंस जाता है, डेटर्स में भी पैसा फंस जाता है, इन दैट पीरियड हमको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए। तो जो पैसे की रिक्वायरमेंट हमको डेली रूटीन के खर्चों को पूरा करने के लिए चाहिए, तो उस पैसे को हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल से क्या होने वाला है, हम कैश को मैनेज कर पाएंगे, स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे, डेटर्स को मैनेज कर पाएंगे, बिल रिसीवेबल को मैनेज कर पाएंगे। अब ये वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? बिजनेस की साइकिल, अगर बिजनेस की साइकिल ज्यादा बड़ी है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। अगर बिजनेस की साइकिल छोटी सी है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। क्रेडिट पॉलिसी, अगर आप लोगों को लंबे टाइम के लिए पैसा उधार देते हो तो आपका लंबे टाइम के लिए पैसा लोगों में, डेटर्स में फंस गया, तो उस टाइम पीरियड के लिए पैसा कहां से आएगा? आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहने वाली है। मतलब अगर आप लोगों को उधार ज्यादा देते हो, वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। लोगों को आप उधार नहीं देते हो या बहुत कम टाइम के लिए देते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहने वाली है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे हैं, गड़बड़ियां नहीं होती, गलतियां नहीं होती, टूट फूट नहीं होती, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम रहने वाली है। सीजनल फैक्टर, सीजन के टाइम पर भी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। जैसे मान लीजिए गर्मी में ही हम सर्दी के कपड़े बनाने स्टार्ट कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं 3-4 महीने तक माल को गोडाउन में बना के रख देंगे। अब पैसा हमारा गोडाउन में फंस गया, तो डेली रूटीन के खर्चे जो हमने पूरे करने हैं, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का बिजली का किराया है, लोगों को हमने वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, वो कहां से आएगा? तो अल्टीमेटली हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। मतलब अगर आपका सीजनल बिजनेस है तो अगर आपका पैसा गोडाउन में फंस जाता है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी रहने वाली है। तो वर्किंग कैपिटल को भी काफी सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा एक कंप्लीट यूनिट जिसको हमने शॉर्टकट में डिस्कस कर लिया। ये यूनिट हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर थी। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।